हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग साइंस बेस्ड कुछ वर्कशीट्स करने वाले हैं जिसके उत्तर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली वर्कशीट जो संतुलित रासायनिक समीकरण पर आधारित है। इस वर्कशीट में हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो आइए देखते हैं पहली हमें क्या दी गई है अभिक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली अभिक्रिया में हमें जो तत्व दिए गए हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या बन रहा है यहाँ पर, पानी। तो हमें इनमें से छांटकर सही क्रम में यहाँ पर तत्व लगाने हैं और इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हम यहाँ से चूज़ करेंगे H2, तो हम यहाँ लिखेंगे H2। और दूसरा है ऑक्सीजन, लिखा है यहाँ पर, तो आप ऑक्सीजन देख सकते हैं, इसी के ठीक ऊपर है O2। तो पहले में H2 आएगा, दूसरे में O2। तो ये दोनों बच्चों मिलकर क्या बनता है हमारा, जल, जिसे हम कहते हैं पानी। और पानी का सूत्र हम सब जानते हैं, क्या है बच्चों, H2O। और आप देख सकते हैं H2O भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा पहले वाले में, H2O। ये आपकी अभिक्रिया हो गई पहली, जिसमें आपने यहाँ पर H2 + O2 गिव्स H2O लिखा। अब इसको हम संतुलित भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक सूत्र चुनने हैं जो हमें यहाँ लगाना है और नीचे वाले में संतुलित करके लिखना है। तो आपको अगर संतुलित करना है तो हम यहाँ पर बस टू लगा देंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम संतुलित करना है, 2H2 + O2 देता है 2H2O। आप देख सकते हैं LHS RHS दोनों तरफ हमारा द्रव्यमान बराबर होगा। आइए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन + हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो नाइट्रोजन आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है हमारा N2, हाइड्रोजन क्या है हमारा H2। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा बनता है अमोनिया, जो कि है NH3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे N2 + H2 देता है हमारा अमोनिया NH3। तो यहाँ पर हमारा NH3 आएगा फाइनल उत्पाद। जब आपको उसको संतुलित करना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे N2 + 3H2, उत्पाद क्या बनेगा आपका, 2NH3। तो ये हमारा सेकंड है और ये संतुलित अभिक्रिया हम ऐसे लिखेंगे सेकंड वाली। आप देख सकते हैं इसमें भी दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है। आइए तीसरे में चलते हैं। तीसरी हमारी है मैग्नीशियम + क्लोरीन देता है मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इसमें देख सकते हैं मैग्नीशियम आपका Mg से डिनोट करते हैं, क्लोरीन हमारा Cl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड इसके नीचे है, तो हमारा MgCl2 ये हमारा उत्पाद होगा। और उसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, ये संतुलित है ऑलरेडी। Mg + Cl2 गिव्स MgCl2। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा Cl2। आइए चौथे की तरफ चलते हैं। चौथे में आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है कैल्शियम और एक धातु तत्व। यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि यहाँ पर एक धातु तत्व लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा कि कौन सा तत्व। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कैल्शियम है
यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा सेकंड डैश में। तो यहाँ पर हमारा पहले में क्या है, कैल्शियम, एक धातु तत्व क्या होगा, Cl2, और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड नहीं फ्लोराइड दिया हुआ है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड है तो पहला कैल्शियम होगा यहाँ पर, एक धातु तत्व क्या होगा यहाँ पर F2, और हमारा उत्पाद क्या हो जाएगा, CaF2। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका CaF2। तो इक्वेशन क्या हो गई, Ca + F2 गिव्स CaF2। इसको संतुलित करने की नीड नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें हमें संतुलित करके लिखना है। आपको बॉक्सेस दिए गए और आपको उसमें करेक्ट नंबर लिखना है संतुलित करने के लिए। पहला वाला H2 + O2 गिव्स H2, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या लिखना है, 2, दूसरे में 1 और यहाँ 2। आप 1 लिख भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं खाली। तो ये हमारा आप देख सकते हैं LHS RHS संतुलित हो गया है। दोनों तरफ हमारे जो पदार्थ हैं वो बराबर द्रव्यमान के हो गए हैं। आइए सेकंड पे चलते हैं, जहाँ हमें दिया गया नाइट्रोजन + हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास आप लिखेंगे 1, हाइड्रोजन के पास लिखेंगे 3, तब जाके हमारा बनेगा 2NH3 अमोनिया। दोनों तरफ LHS RHS बैलेंस हुआ तो हमारी संतुलित अभिक्रिया ये हुई। तीसरे में हम देखते हैं 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन और 2 CuO लगाएंगे तो हमारी अभिक्रिया तीसरी वाली संतुलित होती है। Cu क्या होता है बच्चों, कॉपर, O2 क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन गैस, और CuO हमारा कॉपर ऑक्साइड बना। आइए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। P4, P क्या होता है बच्चों, फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस का एक रूप है P4। P4 मतलब 4 अणु हैं, 4 अणु हैं फॉस्फोरस के, और यहाँ पर O2 दिया हुआ है तो P2O5 बनता है उत्पाद। तो उसको बैलेंस करने के लिए देखिए, P को हम ऐसे रहने देंगे 1, 5 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और 2 लगाना पड़ेगा P2O5 के साथ। तो हमारे LHS RHS संतुलित हो जाएगी। आइए अगले पे चलते हैं, जहाँ पर आपको सोडियम और सल्फाइड दिया हुआ है जो बनता है Na2S, सोडियम सल्फाइड। इसको संतुलित करने के लिए आप लिखेंगे 2 सोडियम 1 सल्फर और 1 Na2S। ये संतुलित हो जाएगा हमारा। सेकेंड लास्ट इक्वेशन देखेंगे, एल्युमिनियम I2 क्या होता है बच्चों, आयोडीन। एल्युमिनियम आयोडाइड बनाएगा उत्पाद, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2Al 3I2 और 2AlI3। लास्ट रिएक्शन देखें, Ag क्या होता है बच्चों, सिल्वर, N2 नाइट्रोजन गैस हमने जैसे ऊपर किया, और Ag3N उत्पाद बनाता है। संतुलित करने के लिए 3Ag 1N2 और Ag3N वैसे ही रहने देंगे, यहाँ पर हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 भी लिख सकते हैं। तो ये संतुलित हो जाएगा LHS RHS। तो ये बच्चों आपकी पहली वर्कशीट थी। आइए नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में हमें क्या देखा है कि इसमें आपसे पूछा गया है MCQ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं और उस पर आधारित सही प्रश्न को चूज़ करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ख, सेकंड वाला। अभिकारकों और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर करें। जैसे कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमें LHS RHS बराबर करना होता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा।
दूसरा प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक क्या है? इसका भी उत्तर सेकंड है, परमाणु के समान करने के लिए सूत्र के पहले रखे गए का पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक समीकरण में संतुलित के दौरान क्या संशोधित नहीं किया जा सकता? उत्तर है इसका भी ख, सेकंड वन। फोर्थ क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कौन सा नियम पूरा होता है? जैसे कि हमने पहले किया द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसका भी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगली वर्कशीट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक सूत्र के सामने संतुलित संयोजित करने के लिए क्या रखा जाता है? तो इसका आपका उत्तर होगा पहला गुणांक। तो जो मल्टीपल्स होते हैं वो हम पहले रखते हैं शुरू में। क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक समीकरण को संतुलित के बाद अंतिम चरण क्या है? इसका भी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा और लास्ट क्वेश्चन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट वर्कशीट में बच्चों आप देख सकते हैं, इसमें आपको आंतरिक अंग दिए गए हैं, इंटरनल ऑर्गन्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट शब्द इस बॉक्स में से चूज़ करके नीचे लिखना है। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। पहला है आपका, आप देख सकते हैं ये अखरोट जैसे शेप के हमारे क्या होता है हमारे बॉडी में? ये होता है हमारा मस्तिष्क, जिसको हम क्या कहते हैं? दिमाग। तो आप इसमें से देखिए, इसमें शब्द दिमाग दिया गया है तो आप यहाँ लिखेंगे दिमाग। सेकंड है हमारा हृदय, जो हमारे बॉडी में निरंतर ब्लड पंप करता रहता है, मीन सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है ब्लड का। तो ये है हमारा हृदय, जिसको हम कहते हैं दिल। तो यहाँ से आप हृदय लिखेंगे चूज़ करके। थर्ड है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, फेफड़े। तो थर्ड है हमारा फेफड़े। फोर्थ है हमारा, आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, कॉइल स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? छोटी आँत। छोटी आँत लिखेंगे आप। भारी वाला स्ट्रक्चर होती है बड़ी आँत, तो आप यहाँ बड़ी आँत लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका लिवर, जिसको हम कहते हैं जिगर, तो आप यहाँ जिगर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, तो आप यहाँ मूत्राशय लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आमाशय, जो हमारा खाना पचता है, इसको हम कहते हैं आमाशय या पेट, तो आप पेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ शब्द पेट दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी पेयर्ड किडनीज, जो जोड़े में होती हैं और दो होती हैं हमारे शरीर में, इनको हम कहते हैं गुर्दे, तो आप गुर्दे लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, तो आप यहाँ अग्नाशय लिखेंगे। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लिखेंगे थायराइड। और लास्ट है तिल्ली, तो आप यहाँ तिल्ली लिखेंगे। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे चित्र। नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा हमारा, शरीर के अंगों को हमें मैच करना है, जैसे मैच द फॉलोइंग करते हैं। लेफ़्ट में आपको दिया गया है उस डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन और राइट में आपको डायग्राम दिया गया है, तो सही डायग्राम को सही फंक्शन के साथ ज्वाइन करना है। पहला आप देख सकते हैं रेड से मैंने मार्क करा है, ये ऑक्सीजन को अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के हमें सांस लेने में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं फेफड़े ऐसा काम करती है, तो हमने फेफड़े से मार्क करा है, लंग्स जिससे हम कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालकर मूत्र बनाता है, तो किडनी हमारा मूत्र बनाती है, तो हमने इस किडनी से मार्क किया, जो लास्ट आपका डायग्राम है। थर्ड है आपका एक छोटा और बड़ा भाग जो भोजन और पानी को अवशोषित करता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है, तो आपको पता है छोटा और बड़ा भाग क्या है? छोटी आँख बड़ी आँख, आप देख सकते हैं पर्पल से इसको मार्क किया है। हमें जीवित रखने के लिए शरीर में रक्त पंप, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पंप के तौर पे कौन काम करता है हमारे शरीर में? हृदय, तो ग्रीन से हमने हृदय से मार्क करा है। भोजन को पचाने में पेट मदद करता है हमारी, तो हमने पेट से मार्क किया है फर्स्ट डायग्राम को। हमारे रक्त को साफ़ करता है, पित्त का उत्पाद करता है लिवर। और लास्ट बच्चों
डायग्राम में मूत्राशय दिया हुआ है, जलांश बचा है, लेकिन उसकी जगह मस्तिष्क होना चाहिए था, तो इस वर्कशीट में त्रुटि है। तो लास्ट वाला है वाणी समन्वय विचार, जो मस्तिष्क का काम है, तो उस मूत्राशय की जगह मस्तिष्क का काम डायग्राम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इस वर्कशीट में आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में चित्र दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पेड़ जो है सूरज से रोशनी लेता है, ऑक्सीजन देता है हमें और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है। साथ ही साथ मिट्टी से पानी लेता है और खनिज मिट्टी से लेता है। पहला प्रश्न इस पर आधारित है, किस प्रकार के जीव प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वह जीव कर सकते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रस्तुत हो। तो आपको पता है सारे पेड़ पौधों के पास क्लोरोप्लास्ट प्रस्तुत होता है, जो पत्तों में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संचालित करने वाला ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य स्रोत हमें क्या है? सूरज। सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? सूरज। आइए अगले पेज पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से 3 घटक आवश्यक हैं? जैसे कि आप ऊपर भी इक्वेशन में देख सकते हैं, प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मेन घटक है जो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? मिट्टी से। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका अंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? रंध्र में, जो पत्तों में उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? वायु से। चुनौतीपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अणु सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? तो आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा अणु है जो सूर्य के प्रकाश को तोड़ता है, यूज़ करता है? तो क्लोरोप्लास्ट है, जो एब्जॉर्ब करता है सनरेज और उसको ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित शर्करा का उपयोग कैसे करता है? तो शर्करा का उपयोग वो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है और उसको ज़रूरत पड़ने पर उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? प्रकाश संश्लेषण जीवों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसके द्वारा ऑक्सीजन उत्पाद होती है, जो कि हमारे सांस लेने के लिए और सभी जीवों के लिए काम आती है, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट पेज बच्चों, आपका प्रकाश संश्लेषण का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ के भी आपको जो हमने पिछले प्रश्न करे हैं उनके उत्तर मिल सकते हैं। अगली वर्कशीट है हमारी पदार्थ में परिवर्तन पर आधारित। आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक और भौतिक। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें उत्पाद नया बनता है। आइए देखते हैं पहला क्या उदाहरण दिया गया है और वो कौन सा परिवर्तन है। कागज़ का एक टुकड़ा आधा फाड़ा गया है। तो कागज़ का एक टुकड़ा आधा फाड़ा गया है लेकिन उसमें कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा, तो हम क्या कहेंगे? पहले वाला भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, केला कुछ दिनों तक बाहर रखे रहने पर भूरा हो गया, तो आप उसको वैसे वापस नहीं ला सकते और वो नया उत्पाद बना रहा है, वो काला पड़ गया और नया कलर उसमें आ गया है और नया चेंज लाया अपने अंदर, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा, बर्फ़ के टुकड़े में गर्म दिन से बाहर छोड़ा गया है और वह पिघलकर तरल बन जाता है, लेकिन अगर हम उसको वापस फ्रिज में रखेंगे तो वो वापस फ्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जो वापस हमें वैसे मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन है। चौथा, हवा और नमी के संपर्क में आने से कील की जंग लग जाती है। जंग लगने के बाद कील को हम वापस नहीं कर सकते और जंग एक नया उत्पाद है, अतः ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पाँचवा, ब्रेड का एक टुकड़ा टोस्टर में टोस्ट किया जाता है और भूरे रंग का हो जाता है। आपको पता है वो भूरा रंग कार्बन होता है, तो उस पर नया उत्पाद बना और वो वापस पहले जैसा टोस्ट नहीं हो सकता, अतः ये एक
रासायनिक परिवर्तन है। छठा, एक गिलास पानी गर्म किया जाता है और उबलने लगता है। तो आपको पता है उबलने पे क्या बनता है बच्चों? भाप। और भाप को वापस हम पानी की फॉर्म में ले सकते हैं, तो इसलिए एक भौतिक परिवर्तन है। सातवां, सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने से फिजी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जैसे कि आप फ्रिज देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, वही फिज उत्पन्न होता है। तो एक रासायनिक परिवर्तन है। कोई बताएगा कि क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है या ऑक्सीजन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लास्ट प्रश्न, लकड़ी के टुकड़े पर पक्षी की मूर्ति बनाना। तो लकड़ी के टुकड़े पे पक्षी की मूर्ति हम बना सकते हैं, वो हमें नया उत्पाद नहीं मिलता, बस उसका एक फॉर्म तब्दील हो जाता है, लेकिन कोई नया उत्पाद नहीं बन रहा है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। आइए अब पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं कौन सा परिवर्तन है। पहला आपको दिया गया है, यहाँ पर अंडा बना रहे हैं। तो एक अंडा बनाना क्या है आपका? अंडा तोड़ना पहले दिया गया है। अंडे को हमने तोड़ा, तो तोड़ने के बाद कोई नया उत्पाद नहीं बना, तो ये एक भौतिक परिवर्तन। उसके नीचे वाला जहाँ पर अंडे फ्राई हो रहे हैं, तो उसमें अंडे फ्राई हो रहे हैं, उसमें नया उत्पाद बन रहा है, तो ये है एक रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना थर्ड, ये रासायनिक परिवर्तन। नीचे ओवन में खाना बनना रासायनिक परिवर्तन। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन। कील का ठोकना भौतिक परिवर्तन। और एसिडिटी या पाचन रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको सभी वर्कशीट के सभी पेजेस अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।